कैप्टन साहब, एक और बात आती है कि सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, विकास को लेके आपका बजट फोकस रहा है, यूथ को लेके फोकस रहा है, किसानों को लेकर रहा है, लेकिन जब आप हरियाणा में जाते हैं, ये मेरा नहीं है, जनता का सवाल है जो हमें कई बार मिलता है कि किसानों को फोकस करके हमने बजट जरूर बनाया, लेकिन कहीं न कहीं किसान अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और जमीनी हकीकत उससे इतर नजर आती है और किसानों को उसका वित्तीय फायदा कहीं होता नजर नहीं आता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये एक ऐतिहासिक विषय है। हमने तो उस जो किसान जो उपेक्षित महसूस कर रहा था, जो पिछले सरकारों के कार्यकाल में जिसकी हालत थी कि अटल जी द्वारा बैठाए गए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आए हुए एक दशक बीतने को आया था और जिसकी क्रियान्वयन करने के लिए किसान नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, वह धूल खा रहा था एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, गुम बस्ते में पड़ा हुआ। और ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की परवाह नहीं की। एसवाईएल के पानी की, हमारी जो रावी व्यास का पानी एसवाईएल के माध्यम से आना था, 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में कोई एक बहस नहीं हुई। आर्टिकल 143 का रेफरेंस मात्र था। सर्वोच्च न्यायालय को केवल इतना ही बताना था कि एक पंजाब राज्य ने जो अपने यहाँ निरस्त्रीकरण विधेयक पारित किया वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। केवल इतनी सी बात को जानने में 10 साल उन्होंने व्यतीत कर दिए। अब उसके बाद में जो किसान की सुध लेने का काम जब हमने किया, जब अक्टूबर 2014 26 तारीख को सरकार का गठन हुआ, दिसंबर में जब हमारी फसल के लिए आवश्यकता महसूस हुई यूरिया और डीएपी की, हमने अचानक पाया कि यूरिया की कमी है, डीएपी की कमी है। तो इसको देखा कि लाइनें भी लगी। हम नए थे, हमने इसकी जानकारी प्राप्त की कि ऐसा क्यों हुआ है, यूरिया की कमी क्यों हुई है। तब मालूम पड़ा कि यह मई जून के महीने में रिक्विजिशन भारत सरकार में भेजी जाती है और उसके लिए पैसा एडवांस में जमा कराया जाता है, और जाते जाते सरकार ने इस प्रकार की रिक्विजिशन नहीं भेजी और पैसा जमा नहीं कराया। तो उसके कारण से 2014 के दिसंबर में किसानों को पहली बार तकलीफ आई। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक हमने इस बात को अपने जो रूल्स में इस चीज को हमने इंगित कर दिया कि ये हमेशा समय पर रिक्विजिशन जाएगी और इसकी पेमेंट हमेशा एडवांस में कर दी जाएगी ताकि भविष्य में ये कभी दिक्कत ना हो। और तुरंत उसके बाद फरवरी 2015 में जब ओलावृष्टि के कारण से बहुत सारी फसलों का नुकसान हुआ, हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा प्रति एकड़ मुआवजा, सबसे बड़ा रकबे के ऊपर मुआवजा, सबसे बड़ी रकम का मुआवजा और सबसे तेज मुआवजा हमने देश भर में, प्रदेश भर में जारी किया। और आज 3,300 करोड़ रुपया प्राकृतिक कारणों से हुई फसलों का नुकसान, उसके मुआवजा देने का काम हमने केवल मात्र 4.25 साल में किया। इसकी तुलना जो आप कह रहे हैं, आपने ठीक कहा कि किसान उपेक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसकी जो भूमिका जिन्होंने पृष्ठभूमि बनाई है, 10 साल पहले सरकार रही, उस सरकार का औसत जो मुआवजा दिया गया प्राकृतिक नुकसान का वो 75 करोड़ रुपया सालाना था। हमारा जो मुआवजा समय का मुआवजा है वो 1000 करोड़ रुपए सालाना है। इसकी तुलना करके देखें, केवल मात्र 2014 से पहले और 2014 के बाद में इतना अंतर कैसे आ गया। उससे पहले जो 6 साल सरकार चली, उस सरकार का प्रति वर्ष जो मुआवजा देने का जो राशि है वो 40 करोड़ रुपया भी नहीं है। जो अपने आप को किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं, उनका जो मैंने आपको आंकड़ों सहित मैं बताया हूं और विधानसभा के पटल में ये सब आंकड़े दिए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि किसानों के लिए आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम हुआ है। हमने जो भावांतर योजना जो है वो लागू की है, जिसमें सब्जी की फसलों को भी खरीदा जाएगा। हमने नई फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने का काम किया है। गन्ने के किसानों की पेमेंट न केवल कोऑपरेटिव के माध्यम से दी, बल्कि 77 के बाद पहली बार, कितने सालों बाद, 40 साल के बाद, कि प्राइवेट शुगर मिल्स को भी हमने सपोर्ट दिया कि आप किसानों की पेमेंट को समय पर भुगतान कर दें। ये 40 साल में कभी नहीं हुआ साहब, जो हमने किसानों की सुध लेने का काम किया है। लेकिन जो आपने चिंता व्यक्त की है, ये चिंता, ये इतिहास में जिन लोगों ने जिम्मेदारी से किसान की सुध लेकर के उसका भला करना चाहिए था, नहीं करने के कारण ये आज वो स्थिति है जिसको हम 2022 तक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प लेकर के कहा है कि देश के किसानों की आय को 2 गुना करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हम उसको करेंगे।